आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी इंसॉल्वेंट पर्सन की रिसीवर टेक ओवर नहीं करता है। ठीक है, तो पहला है इसमें कि जो प्रॉपर्टी इंसॉल्वेंट होल्ड कर रहा है अंडर अ ट्रस्ट। ठीक है, प्रॉपर्टी held by insolvent under trust। ठीक है, वेयर ही इज़ अ ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट। दूसरा है कि जो भी उसके पर्सनल असेट्स लिए जाते हैं उसमें से क्या क्या नहीं लिया जाता है, और टू एक्सक्लूड टूल्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेसेसरी वेयरिंग अपैरल, clothes and all that is, then bedding, cooking vessels, फर्नीचर। ना फर्नीचर से रिलेटेड है कि नेसेसरी फर्नीचर्स जो कि बेडिंग का पार्ट है, राइट, ऑफ हिज और हिज वाइफ और चिल्ड्रन। ठीक है, उसके खुद का हो, उसके वाइफ का हो, और या उसके चिल्ड्रन का हो, दैट इज़ बीइंग लेफ्ट आउट बाय द रिसीवर। लेकिन इसमें भी अमाउंट की लिमिट है। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 300, नॉट एक्सीडिंग ₹300 इन ऑल, राइट। तो अगर इनमें से कोई आइटम दे रखा होगा, टूल, नेसेसरी वेयरिंग अपैरल, बेडिंग, कुकिंग वेसल, नेसेसरी हाउस होल्ड फर्नीचर, तो अगर इनकी कुछ भी वैल्यू दे रखी होगी तो हम 300 को एक्सक्लूड करेंगे और बाकी टेक ओवर करेंगे। ठीक है, दीज आर नॉट टेकन ओवर बट ओनली अप टू द वैल्यू ऑफ 300। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग वेसल्स, बेडिंग और वेयरिंग अपैरल्स करके 5000 दे रखा है। इन दैट केस 300 विल बी एक्सक्लूडेड। सपोज 5000 की वैल्यू का ये दे रखा है, इसमें से हम 300 एक्सक्लूड करेंगे एंड 4700 विल बी कंसिडर्ड एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी विच इज़ टेकन ओवर बाय द रिसीवर। ठीक है, तो ये हम फिर 4700 की वैल्यू का दीज असेट्स विल बी शोन इन लिस्ट ई। ठीक है, इसको हम लोग शो करेंगे फिर कहाँ, लिस्ट ई में, प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई में। और प्राइवेट असेट्स जितने टेक ओवर करता है रिसीवर, जो कि स्टेटमेंट ऑफ फेयर में दिखाया जाता है लिस्ट ई में, उसके साथ साथ हम डेफिशिएंसी अकाउंट में इसको दिखाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, बिकॉज पर्सनल असेट जो है डेफिशिएंसी कम करते हैं तो हम उसको कहाँ दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, और पर्सनल लाइबिलिटीज़ को राइट हैंड साइड पे। तो रिलाइजेबल वैल्यू जो होती है पर्सनल असेट की, उसी इंटायर अमाउंट पे हम उसको दिखाते हैं। जितने से लिस्ट ई में ला रहे हैं उतने से ही हम दिखाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट में, दैट इज़ 4700। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। अब उसके बाद तीसरा है इसमें, तो इनको एक्सक्लूड करके बाकी सारे असेट्स को टेक ओवर किया जाता है। जैसे और जो भी असेट्स हैं, प्राइवेट असेट्स, पर्सनल असेट्स लाइक कार है, हाउस है, ऑल विल बी टेकन बाय द ऑफिशियल रिसीवर। ठीक है, और इसमें से भी जो है छोड़ा जाता है, दैट इज़ ओनली अप टू द वैल्यू ऑफ 300। अगर वो एज अ ट्रस्टी कोई प्रॉपर्टी हेल्ड कर रहा है तो वो सिर्फ ट्रस्टी है, ही इज़ नॉट द ओनर। ठीक है, इसलिए जो प्रॉपर्टी हेल्ड बाय इंसॉल्वेंट अंडर ट्रस्ट है वो टेक ओवर नहीं होती है, नॉट टेकन ओवर। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं करेंगे। दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड, फर्स्ट पॉइंट, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन लिस्ट ई, और डेफिशिएंसी में भी कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट है कि सम टाइम ये कहा जाता है कि किसी प्रॉपर्टी का रेप्यूटेड ओनर है इंसॉल्वेंट पर्सन, तो वेयर इंसॉल्वेंट पर्सन इज रेप्यूटेड ओनर, that property that
value of that property will be taken in list E, ठीक है। और वैल्यू से मतलब है रिलाइजेबल वैल्यू, और जितनी वैल्यू से लिस्ट ई में आ रहा है फिर डेफिशिएंसी अकाउंट में भी दिखाते हैं ऑन द लेफ्ट साइड प्राइवेट असेट, ठीक है। तो रेप्यूटेड ओनर रहेगा किसी असेट का तो वो असेट लिया जाएगा, तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वाइफ्स ऑर्नामेंट, ठीक है। तो वाइफ की अगर ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट है, तो इसके लिए इसे क्या करना है, ठीक है। तो अगर वाइफ्स ऑर्नामेंट उसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से बनाया है या स्त्री धन में मिला है, दैट इज़ इन मैरिज शी हैज़ गॉट, तो वो टेक ओवर नहीं होगा बाय रिसीवर, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वाइफ, ठीक है। तो वाइफ ऑर्नामेंट अगर आउट ऑफ स्त्री धन मिला है उसको, ठीक है, और वाइफ्स पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट मीन्स शी हैज़ परचेज ज्वेलरी फ्रॉम हर पर्सनल असेट्स, राइट। तो उस केस में इट विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज दैट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ, it will not be included in personal assets of इंसॉल्वेंट, ठीक है। इंसॉल्वेंट के एसेट्स में इंक्लूड नहीं होगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ज्वेलरी बनाई गई है आउट ऑफ हस्बैंड्स ड्राइंग, जो विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम वो मनी फ्रॉम बिजनेस, तो इन दैट केस दैट विल बी टेकन ओवर बाय ऑफिशियल रिसीवर, ठीक है। तो ये फिर हम उस केस में हम लिस्ट ई में शो करेंगे, ठीक है। इन दिस केस रिलाइजेबल वैल्यू जो है उसकी ज्वेलरी की, ठीक है, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी कह लो या ऑर्नामेंट्स कह लो वाइफ, राइट। रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी विल बी टेकन इन लिस्ट ई, ठीक है, और एंड शोन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। लेफ्ट साइड पे भी हम फुल रिलाइजेबल वैल्यू शो करेंगे, राइट। तो दिस इज अ ट्रीटमेंट ऑफ वाइफ्स ऑर्नामेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि जहाँ पर कुछ असेट्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं बाय इंसॉल्वेंट पर्सन विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पिटीशन, जो पिटीशन फाइल हो रही है उससे प्रीसीडिंग 2 years के अंदर अगर कोई असेट्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसका अगर वो असेट्स जो ट्रांसफ़र किए गए हैं वो असेट्स विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र किए गए हैं, ठीक है, असेट ट्रांसफ़र बाय इंसॉल्वेंट विद इन 2 years preceding date of filing petition, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन और ट्रांसफ़र इन फेवर ऑफ डॉटर,
in her marriage will be annulled by the court, that is cancelled by the court. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई असेट इंसॉल्वेंट पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेटिशन, ठीक है, प्रिसीडिंग डेट ऑफ पेटिशन, तो अगर उसने ये ट्रांसफ़र बिना किसी कंसिडरेशन के किया है, लाइक अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर रहा है कोई प्रॉपर्टी और बदले में से कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, या फिर ठीक है, तो उस केस में वो इस तरह से प्रॉपर्टी वापस ले ली जाएगी बाय द कोर्ट, राइट, इट विल बी एन्यूल बाय द कोर्ट। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि अगर उसको वैल्यूएबल कंसिडरेशन में सेल कर रहा है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन का मतलब उसके बदले में कुछ रिसीव किया होगा, उसका प्राइस वर्थ, तो इन दैट केस इट विल नॉट बी कैंसल। उस केस में तो उसको पैसा ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी का मिल गया होगा, दैट विल बी इंक्लूडेड इन हिज बैंक अकाउंट, तो बैंक बैलेंस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा वो, राइट। तो अगर कोई उसने ट्रांसफ़र किया है विदाउट अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो विद इन 2 years की भी साथ में लिमिट है, प्रीसीडिंग डेट ऑफ पेटिशन, तो उस केस में दैट विल बी टेकन बाय द रिसीवर, वापस ले लिया जाएगा। तो अब जिसके पास होगा, जिसको ट्रांसफ़र किया होगा, उससे वापस लिया जाएगा। तो अगेन इन दैट केस रिलाइजेबल वैल्यू जो है उस असेट की, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सच असेट will be shown in list E and left side of deficiency account। ठीक है, तो कोई असेट अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है बिना कोई कंसिडरेशन के, ठीक है, तो वो वापस ले लिया जाएगा, बट दैट ट्रांसफ़र इज़ बीइंग मेड विद इन 2 year प्रीसीडिंग डेट ऑफ पेटिशन। फॉर एग्जांपल, अगर डेट ऑफ पेटिशन है 31 मार्च 2016, तो 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2016 के बीच में अगर कोई बिना कंसिडरेशन के कोई प्रॉपर्टी ऐसे ही किसी को ट्रांसफ़र की गई है तो वो वापस ले ली जाएगी। बस एक्सेप्शन क्या है कि अगर डॉटर को दी है मैरिज में तो वापस नहीं ली जाएगी, या उसके बदले में कुछ वैल्यूएबल कंसिडरेशन मिला है तो वापस नहीं ली जाएगी, ठीक है। अदरवाइज रिसीवर जिसको भी ट्रांसफ़र किया है उससे ले लेगा, बिकॉज वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो रहा है बाय द कोर्ट। एक और पॉइंट है रिलेटिंग टू पेमेंट टू क्रेडिटर्स और ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू क्रेडिटर्स, ठीक है। तो अगर इफ़ इंसॉल्वेंट पर्सन मेक पेमेंट और ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी to creditors within 3 months preceding date thereof, that means date of petition, ठीक है, giving fraudulent preference to that creditors will also be cancelled by the court, such payment will also be cancelled by the court, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं कि that will be void, such payment will be void, ठीक है।
तो अगर कोई इंसॉल्वेंट किसी पर्टिकुलर क्रेडिटर का पेमेंट कर रहा है और बाकी का नहीं कर रहा है विद इन 3 months प्रीसीडिंग द डेट देयर ऑफ, दैट इज़ पिटीशन के प्रीसीडिंग 3 months के अंदर, ठीक है, तो वो पेमेंट कंसिडर नहीं होगा एज अ पेमेंट और इट विल बी अ वॉइड। तो अब इस केस में करना क्या है, उस क्रेडिटर जिसको पेमेंट क्या है उससे रिसीवर पैसा वापस ले लेगा, ठीक है। सपोज प्रेफरेंस देते हुए मिस्टर एक्स को 10,000 रुपीज़ पे किए गए, ठीक है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा कि 10,000 मिस्टर एक्स जो क्रेडिटर हैं उनसे वापस ले लिए जाएंगे। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, तो जब अब ये वापस से क्रेडिटर बन जाएंगे, राइट, तो क्रेडिटर्स जो हैं, क्रेडिटर्स विल इंक्रीज बाय 10,000 बिकॉज ये वापस से क्रेडिटर हो गए, इनको पेमेंट करना है लेकिन बाकी क्रेडिटर्स के साथ इनका पेमेंट होगा। जो पहले इनको प्रेफरेंस देते हुए हो गया है वो इनसे वापस ले लिया गया है। क्रेडिटर्स विल इंक्रीज बाय 10,000, ठीक है, क्योंकि वापस लिया गया है तो कैश आया होगा, या तो कैश या बैंक विल इंक्रीज बाय 10,000, ठीक है। तो ये चला जाएगा आपका लिस्ट ई में, एड अप हो जाएगा अलॉन्ग विथ कैश, और दिस विल बी इंक्लूडेड इन लिस्ट ए, ठीक है, ये लिस्ट ए में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये इसका ट्रीटमेंट होगा। डेफिशिएंसी अकाउंट में अगेन इंक्रीज इन असेट भी हो रहा है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी भी हो रहा है। क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं 10,000 से कैश इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों ही साइड शो करेंगे। नेट इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा मगर दोनों साइड दिखाएंगे डेफिशिएंसी में भी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर डेफिशिएंसी में दिखाएंगे इंक्रीज इन कैश, ठीक है, इंक्रीज इन असेट लेफ्ट साइड पे दिखाते हैं, ठीक है। दिस विल बी शोन लेफ्ट साइड ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट। और क्रेडिटर्स जो 10,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, दिस विल बी शोन ऑन राइट साइड, ठीक है, बिकॉज इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल इंक्रीज डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो कोई भी पेमेंट अगर कर रहा है इंसॉल्वेंट पर्सन किसी क्रेडिटर को प्रेफरेंस देते हुए विद इन 3 month प्रीसीडिंग द डेट ऑफ पिटीशन, ठीक है, तो वो पैसा उस पर्सन से वापस ले लिया जाएगा क्योंकि सच पेमेंट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड, ठीक है। वॉइड का मतलब होता है कि जिसका कोई इम्पैक्ट ना हो, नॉट बाइंडिंग इन लॉ, ठीक है। तो वापस ले लिया जाएगा उससे वो पेमेंट। तो अब उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जब वापस लिया जा रहा है तो वापस से वो पर्सन क्रेडिटर हो जाएगा जिसका पहले पेमेंट हो चुका था, तो वो क्रेडिटर्स में इंक्लूड हो जाएगा। और उसके बाद इंक्रीज हो जाएंगे उतने से क्रेडिटर्स उतने अमाउंट से, क्योंकि पैसा वापस लिया जा रहा है तो उतने अमाउंट से कैश और बैंक भी इंक्रीज हो जाएगा।